नमस्कार साथियों, मैं अविवेक स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने इस परिवार के अंदर। जैसे कि हमने पहले वाले पार्ट के अंदर पढ़ा था, सामान्य परीक्षा का पार्ट पढ़े थे। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने सामान्य परीक्षा का पार्ट शुरू किया था। उसकी अगली कड़ी में अभी हम पूरा अध्ययन करेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट के जो हमारा पहला पार्ट था उसके अंदर हमने सामान्य परीक्षा के बारे में बात की थी। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले वो आप पार्ट देखें, उसके बाद में आज सेकंड वाला पार्ट देखें, ठीक है ना। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा चल रहा है राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा है, और हमने देखा था कि सबसे पहले क्या नाम मिलता है, उसके बाद में सबसे प्राचीन वेद की हमने बात की थी। सबसे प्राचीन का वेद माना जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में भी हमने कहा था, हमने नहीं कहा था लेकिन उसके अंदर प्रमाण मिलता है, हमने आपको बताया था, है ना। कोई बात नहीं। देखो ऋग्वेद के अंदर क्या नाम मिलता है, ब्रह्मावत मिलता है। फिर आगे आपकी रामायण, रामायण में क्या नाम मिलता है, मरुकांताई नाम मिलता है। फिर उसके बाद में ब्रिटिश काल या मध्यकालीन भारत, क्योंकि हमें पता है कि 31 अक्टूबर है ना 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, सॉरी 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। और स्थापना होने के बाद में हमारे पास जो अंग्रेज आए थे उन्होंने इस प्रदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग किया, क्या शब्द प्रयोग किया था, राजपूताना। लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई थी। वही बात हमने पहले वाली वीडियो में बात चर्चा की थी कि पुष्टि नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद में क्या नहीं पुष्टि हो पाई थी कि यह जो नाम ले रहे हैं राजपूताना, वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए ले रहे हैं या किसी राजा के लिए ले रहे हैं, इसकी पहचान नहीं हो पाई। फिर 1800 के अंदर जॉर्ज थॉमस आता है, 1805 के अंदर विलियम फ्रैंकलिन आता है, और आज हम 1805 के बाद में वाला नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे 1829 का। आज हम पढ़ेंगे 1829 का पार्ट। 1829 के अंदर आते हैं, आपने नाम तो सुन रखा होगा, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जी आते हैं, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। सबसे पहले देखो कर्नल जेम्स टोड जी के बारे में, इनके उपनामों में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मात्र आपको 2 मिनट के अंदर कर्नल जेम्स टोड जी के उपनाम के बारे में मैं आपको बता देता हूं। मैं अभी रूबरू करवा देता हूँ आपको। इनके उपनामों की अगर मैं बात करूं, उपनाम क्या क्या थे उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले उपनाम क्या मिलता है इनका, इनका मिलता है राजस्थान, राजस्थान इतिहास के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड जी को जाना जाता है। बिल्कुल, या आप इसे पितामह भी नाम आ सकता है या फिर जनक भी कह सकते हो। पितामह की जगह अगर जनक नाम आ जाता है तो भी आप क्या करके आओगे, कर्नल जेम्स टोड करके आना है, क्योंकि जनक या पितामह एक ही बात है, कोई बात नहीं है। उसके बाद में देखो उसके क्या नाम मिलते हैं उपनाम में, घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जानते हैं, तो वो भी कर्नल जेम्स टोड जी को जानते हैं। तीसरा मिलता है इसका नाम क्या, मानमोरी अभिलेख को, मानमोरी अभिलेख को अभिलेख को समुद्र में फेंकने वाला, अभिलेख को समुद्र में फेंकने वाला। ये सारे के सारे साथियों नाम किसके मिलते हैं, उपनाम किसके मिलते हैं, ये कर्नल जेम्स टोड जी के मिलते हैं, जो कि 1829 के आसपास यहाँ पे आने का प्रमाण मिलता है। और 1829 के अंदर एक पुस्तक लिखते हैं, और उस पुस्तक का नाम क्या था, उस पुस्तक का नाम था द एनालिस एंड एंटी कैविटीज ऑफ राजस्थान। देखो साथियों, ये पहले की मैं बात करूं तो पहले ये इंग्लिश के अंदर लिखी हुई पुस्तक थी। किसमें लिखी हुई थी, इंग्लिश के अंदर लिखी हुई पुस्तक है, इसलिए इसका नाम थोड़ा सा अटपटा जरूर है, लेकिन आप 2 या 3 बार इसका अध्ययन करोगे तो इसको पूरा आप याद कर सकते हो, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, चीजें हमें याद रहने लग जाती है।
आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ में भी। देखो, हम कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात कर रहे हैं। उपनाम राजस्थान इतिहास के पितामह के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पे नोट के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, छोटी सी बात बता देता हूँ। भारतीय इतिहास भारतीय इतिहास के जनक कौन है? भारतीय इतिहास के जनक ये माने जाते हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी माने जाते हैं, जिन्होंने किनकी रचना की थी? महाभारत की रचना की थी। रचना की मैं बात करूं तो महाभारत की रचना की थी। और अगर मैं विश्व इतिहास के जनक की मैं बात करूं, विश्व इतिहास के जनक की मैं बात करूं तो उसका नाम क्या आएगा? हेरोडोटस। क्या नाम आएगा? हेरोडोटस। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। ठीक है ना। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको फोकस रखनी है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। साथ में आप साथ साथ में याद करते रहो ताकि आगे भी आपको काम आए। उसके बाद में हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के बाद में। अब हम बात करते हैं कि इस पुस्तक के अंदर राजस्थान का क्या नाम मिलता है? द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में वह राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग करता है? यानी हम ये कह सकते हैं कि इस पुस्तक में राजपूत की इस रियासत के लिए, राजपूत की इस रियासत के लिए, देखो पहले के टाइम में रियासतें थी। हमें पता है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का क्या होता है? उदय होता है। एकीकरण के 7 चरण कंप्लीट होने के बाद में राजस्थान है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो इस पुस्तक में राजपूत की इस रियासत के लिए इस रियासत के लिए क्या शब्द प्रयोग करता है? राजस्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका राजस्थान। राजस्थान। देखो, सबसे पहले राजपूतों की इस रियासत के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था कर्नल जेम्स टोड जी ने किया था। कब किया था? 1829 ईस्वी के अंदर किया था। किस पुस्तक में किया था उन्होंने? तो द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। मेरे साथ में बोलिए, द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये इंग्लिश के अंदर लिखी गई है। लिखता कौन है? कर्नल जेम्स टोड लिखता है। इस पुस्तक के अंदर यह पुष्टि करता है, कौन करता है? कर्नल जेम्स टोड करता है कि जो ये राजपूतों की जो ये रियासत है, इसके लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द, या हम कह सकते हैं रायथाना, या फिर एक नाम और मिलता है रजवाड़ा। रजवाड़ा शब्द का प्रयोग करता है। रजवाड़ा शब्द का प्रयोग करता है। रजवाड़ा शब्द का प्रयोग करता है। ये था अपना कर्नल जेम्स टोड के बारे में भी, उन्होंने राजस्थान के बारे में प्राचीन नाम क्या दिया। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं आगे बात करता हूं। बिल्कुल। आगे बात करते हैं। अब देखो, सबसे प्राचीन राजस्थान के बारे में बात करते हैं। सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य की अगर मैं बात करूं, सबसे प्राचीन अगर मैं लिखित साक्ष्य की अगर मैं बात करूं, लिखित साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? तो साथियों, आपको एक याद रखना है, मंदिर। सर, हमें कौन सा मंदिर याद रखना पड़ेगा? वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको साथियों एक याद रखना पड़ेगा, मंदिर। सर, ये कौन सी माता का मंदिर है? हाँ, अभी बता रहा हूँ। ये माता है खीवल माता। कौन सी माता है? कौन सी माता का मंदिर है? खीवल माता का। और ये पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता है सिरोही के अंदर। कहाँ पड़ता है साथियों? सिरोही के अंदर पड़ता है। कौन सी माता का मंदिर है? खीवल माता।
कौन सी माता है? खीवल माता। ठीक है, अब खीवल माता के मंदिर के यहाँ पर एक शिलालेख लिखवाया गया है, यानी जो पत्थर पर, शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर पर पहले के सारे जो लेख लिखवाए जाते थे उसे हम शिलालेख कहते हैं। इस प्रकार से शिलालेख लिखाया गया है और इस शिलालेख का नाम क्या है? बसंतगढ़ शिलालेख। क्या है? बसंतगढ़ शिलालेख। और ये किस समय लिखाया गया था? यहाँ का राजा कौन था? वारम लात के समय लिखाया गया था। और इस बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर दास प्रथा की जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है साथियों? दास प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। किस अभिलेख से? शिलालेख से, बसंतगढ़ के शिलालेख से मिलती है। ठीक है ना। उसके बारे में बात करते हैं कि इसी शिलालेख में राजस्थान के लिए क्या शब्द मिलता है साथियों? राजस्थान के लिए यहाँ पे नाम मिलता है राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख जो मिलता है हमें बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि खीवन माता का मंदिर सिरोही के अंदर है, वहां पर हमें सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य मिलता है, यानी लिखा हुआ मिलता है। क्या मिलता है? क्या मिलता है साथियों? राजस्थानादित्य। क्या मिलता है? राजस्थानादित्य मिलता है। ठीक है ना। ये कब मिलता है? 682 ईसा पूर्व। लेकिन नई एनसीईआरटी उसको 625 ईसा पूर्व भी दिखा रही है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ईसा पूर्व, ये दोनों ही आपको याद रखनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे जो प्राचीन है, जो नाम मिलता है कि बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान का नाम क्या नाम मिलता है, आपको बताना है राजस्थानादित्य नाम मिलता है। आपको क्या बताना है? राजस्थानादित्य नाम मिलता है। किसके अंदर मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता आपका सिरोही के अंदर पड़ता है ना, सिरोही के अंदर पड़ता है। और किस मंदिर के पास में? खीवल माता के मंदिर। और खीवल माता का मंदिर कहाँ पड़ता है? ये भी सिरोही के अंदर पड़ता है। आशा करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे, है ना। बिल्कुल इजी है, नॉर्मल है। आप साथ साथ में देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अब मैं आता हूँ राजस्थान के ऊपर। सबसे पहले राजस्थान के बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान का नामकरण के बारे में मैंने बात बता दी आपको। अब हम बात करते हैं राजस्थान का सामान्य तरीके से कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल देखो, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि जिन विद्यार्थियों का हुआ है, सिलेबस हुआ है, जिनको आता है उनका रिपीट हो जाएगा। जिन्होंने एक बार भी नहीं किया है उनके लिए बहुत ही अच्छा है और बेस्ट वीडियो है ना। बिल्कुल धीरे और स्लो लेवल में करवा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा, ताकि हर बच्चा समझ पाए, एक ही क्लास में बार बार किसी भी चीज को ना देखना पड़े। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? सभी को पता है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है साथियों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये अपने पूरे भारत का, पूरे भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट रखता है भाई? कितना परसेंट रखता है साथियों? ये रखता है आपका 10.40%। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ राजस्थान की आकृति के बारे में, कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की, अगर मैं आकृति की मैं बात करूं कि राजस्थान की आकृति कैसी है, देखो कोई भी चीज हो उसकी आकृति तो होती है, आकार होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, उत्तरी अंतिम बिंदु होता है, दक्षिणी अंतिम बिंदु होता है, पूर्वी अंतिम बिंदु होता है और पश्चिमी अंतिम बिंदु होता है। ये चीजें हमें माइंड के अंदर पूरी तरीके से बिठा लेनी है, ताकि अगर ये चीजें कवर हो जाती है ना, तो आप उसके ऐसे मान के चलो कि कम से कम आपने 20% का एरिया तो आपने कवर कर लिया है। तो ये चीजें नॉर्मल है, आपको कवर करनी है। तो राजस्थान की मैं अगर आकृति की मैं बात करूं कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो सभी को पता है कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज।
विषम कोणीय चतुर्भुज है, या फिर सर ये ना आया तो ये नहीं है तो आपको नाम दे सकता है पतंगाकार। अरे पतंग देखी होगी ना सभी ने, पतंगाकार। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो हो गए पुराने। अब ये क्वेश्चन क्या आएगा आपके लेवल में, आपके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमें सभी को पता है साथियों को कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज है। लेकिन विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, कौन सा भूगोलवेत्ता था। तो हमें याद रखना है कि आकृति के बारे में बताने वाला जो भूगोलवेत्ता था उसका नाम क्या था। देखो हमें याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कोई भी चीज हम किससे करते हैं, हाथ से करते हैं, और हाथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैंड। तो उसने भी हाथ से कोई कार्य किया, यानी कार्य किया तो उसने पता लगा लिया भी इसकी आकृति कैसी है, इसकी किसकी, राजस्थान की। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है या पतंगाकार है, ये इसने अपने हाथ से कार्य करते हुए पता लगाया। तो हाथ को क्या कहते हैं, हाथ को कहते हैं हैंड, यानी इसका क्या नाम मिलता है भूगोलवेत्ता का, टी एच हैंडले। क्या नाम मिलता है साथियों, टी एच हैंडले नाम मिलता है, यानी टी एच हैंडले ने सबसे पहले बताया था कि राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार है। आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं राजस्थान की राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई की, ये कितनी है साथियों, 826। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की पश्चिम से पूर्व, या फिर हम ये कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम। देख कैसे भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो ये कितनी होगी आपकी 869 किलोमीटर, ध्यान रखना। अब इस चीज को मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। मान लेती हैं ये अपना राजस्थान है, इस प्रकार से एक बार विषम कोणीय चतुर्भुज बना लेते हैं ना, ये विषम कोणीय चतुर्भुज हो गया अपना राजस्थान। विषम कोणीय चतुर्भुज ऐसा दिखता है कुछ ना। उसके बाद में ये अपनी दिशा आ गई, सभी को पता है उत्तरी दिशा। हाँ सर पता है हमें, ये दिशा है दक्षिणी दिशा, हाँ जी ये भी हमें पता है बिल्कुल। ये है पूर्वी और ये है आपकी पश्चिमी दिशा, हाँ सर ये पता है। अब जब पता है तो फिर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, भी कहीं भी नहीं आएगी। अब बात करते हैं ये वाली दूरी मैंने आपको कितनी बताई है, ये दूरी है 826, और ये वाली दूरी कितनी है आपकी, ये वाली दूरी है 869 किलोमीटर। कितनी है, 869। अब आपसे क्या पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो हो गए पुराने। अब आपसे पूछेगा ये विकिरण, यहां से लेकर ये वाला और यहां से लेकर ये वाला विकिरण ना, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं कि पूरा पूरा काट रही है। ये इस प्रकार से थोड़ा सा ये दिशा वैसे होगी, यहाँ पे काट देते हैं ऐसे और यहाँ पे काट दिया इस प्रकार से। ठीक है, अब ये दिशा कौन सी होगी उत्तर, ये दिशा कौन सी होगी पश्चिम। यानी वो आपसे क्या क्वेश्चन करेगा, वो करेगा कि राजस्थान की उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्वी, यानी ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी कितनी है, तो ये वाली दूरी है आपकी 850। कितनी है साथियों, 850 किलोमीटर। फिर आपसे पूछेगा कि दक्षिणी पश्चिम से पूर्वी यानी उत्तर पूर्वी, ये वाला विकर्ण जो है, एक बार समझते जाओ पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये है 784 किलोमीटर, ये आपकी है 784 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस चीज को। देखो राजस्थान की उत्तर उत्तर पश्चिम से कैसे साथियों, उत्तर और पश्चिम से लेकर दक्षिण और पूर्व, यानी ये बीच वाला विकर्ण पूछ रहा है आपसे, है ना। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की जो लंबाई वो है 850 किलोमीटर। अब वो आगे क्या पूछेगा, आगे पूछेगा आपसे दक्षिण ये देखो, ये दक्षिण आ गया, ये आ गया पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से ऊपर चलेंगे तो आ जाएगा
उत्तर और पूर्व से उत्तर पूर्व लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी साथियों कितनी? अच्छा हमने उत्तर पश्चिम से किया है ना, हाँ ठीक है ओके। उत्तर और पूर्व ठीक है। ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? अच्छा इसके मैंने यहाँ पे लिखा और इसका यहाँ पे लिखा, कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। आगे बात करते हैं, एक बार आप इतना नोट कीजिए इसको, ठीक है। ये देखो ये पूरी की पूरी जो संरचना बनाई हुई ना आपको, ये आप इसको ध्यान में रखना। उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व, ये बीच वाला बिंदु आ गया। उसके बाद में हम बात करेंगे, तो देखो आगे वाला हम बात करेंगे ना, दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व, ये वाला पॉइंट आ गया। एक तो ये पॉइंट है आपका जैसे विकर्ण है, और आपका एक विकर्ण ये वाला है। ये वाला विकर्ण किनके मध्य है? उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व के मध्य ये वाला विकर्ण आपका जानना। ये कितना है? 850 है, ये है 784। एक बार ध्यान से देख लो, फिर आपको मैं नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल हाँ ध्यान से देख लो एक बार सभी, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ आगे बात करता हूं। देखो अब हम बात करते हैं राजस्थान के उत्तरी बिंदु की। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? सबसे बड़ा क्या होता है? पहले देखो गांव, गांव से बड़ा क्या होता है? सर तहसील होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। और तहसील से बड़ा क्या होता है? जिला होता है। हर एक छोटे से छोटे पहलू को हम देखेंगे। अगर मैं बात करूं राजस्थान का, राजस्थान का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है, यानी गांव कौन सा है? कोणा। कौन सा गांव है? कोणा। देखो राजस्थान वाले अपने उत्तर वाला कौन सा पड़ता है? उत्तर उत्तरी, अगर हमें अंतिम बिंदु पूछना है तो हो जाएगा कोणा। अगर तहसील पूछे तो हो जाएगी गंगानगर। कौन सी हो जाएगी? गंगानगर। अगर आपसे पूछिए जिला तो ये हो जाएगा आपका श्री गंगानगर। अब गंगानगर वालों की एक आदत है, ध्यान रखना, गंगानगर वालों को एक आदत है। सर हाँ क्या आदत है? अरे वैसे कोई नहीं है, ट्रिक बना रखी है समझने के लिए, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कंफ्यूज ना हो। अपना बंदा सीधा पूछा कौन है भाई आप, ना कौन है? कौन है मतलब कोना। गंगानगर वाला पंजाब से सीमा लगा, अभी बात आप करेंगे। अभी एक बार सीमा कंप्लीट करने के बाद में, मतलब चारों तरफ एरिया कंप्लीट करने के बाद में फिर आप सीमा के बारे में बात करेंगे। तो गंगानगर जी का भी पूछा भाई भाईडा कौन है, तू कौन है, यानी कौन मतलब कोना, कोना मतलब कोना, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं दक्षिणी अंतिम बिंदु की। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले गांव की, फिर मैं बात करूंगा किसकी? तहसील की, फिर मैं बात करूंगा जिले की। देखो जिला सबको पता है कौन सा है? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। उसके बाद में हम देखो, इसकी में मैं एक ट्रिक बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। और उसके बाद में हम बात करूं बांसवाड़ा के बाद में, जो आपकी तहसील आती है वो आती है, कौन सी आएगी आपकी तहसील? आएगी, गांव आ जाता है आपका बोरकुंडा, उसखेड़ा, उसखेड़ा नाम, ठीक है भाई। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा तो क्या पड़ता है यहाँ पे? जिला पड़ता है। और उसके बाद में क्या पड़ता है? बोरकुंडा, बोरकुंडा गांव, और कुसखेड़ा तहसील। बांसवाड़ा जिला, कुसखेड़ा तहसील, बोरकुंडा गांव पड़ता है। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। हाँ जी बिल्कुल। बांसवाड़ा तो पड़ता है आपका जिला, तहसील पड़ती है कुसखेड़ा, और गांव पड़ता है बोरकुंडा। पूर्वी की मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं गांव लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा तहसील, फिर मैं आपको लिखूंगा कौन सा? जिला। जिला आ जाएगा धौलपुर।
और तहसील आ जाएगी राजाखेड़ा। और गांव कौन सा आ जाएगा? सिलाना। गांव कौन सा आ जाएगा? सिलाना। ठीक है ना। धोड़ू नाम के टेलर को राजा के कपड़े सिलने के लिए कहा गया। धोड़ू नाम के टेलर को राजा के कपड़े सिलने के लिए कहा गया। मेरे साथ साथ में बोलिए, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम बात करते हैं पश्चिमी अंतिम बिंदु की। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा किसकी? गांव की। फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे किसकी? तहसील की। फिर मैं बात करूंगा जिला की। पश्चिमी अंतिम जिला सभी को पता है कौन है? जैसलमेर है। और तहसील कौन सी है? सम। और गांव कौन सा हो जाएगा? कटरा। ठीक है ना। अब देखो इसके याद करने की ट्रिक। हमारे जो सर थे ना, वो क्या कहते थे कि जैसे कि अगर सम संख्या आ जाती है तो आपस में कट जाती है। जैसे कि सम संख्या आ जाती है तो वो आपस में कट जाती है। ऐसा हमारे जो गुरुजी थे वो कहते थे ना। उसके बाद में आपको ये पता होगा, चारों के चारों एरिया हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ का बांसवाड़ा, कुसखेड़ा और बोरकुंडा। ऊपर वाला हमने देखा है कोणा गांव। तहसील गंगानगर, जिला भी गंगानगर है। गांव की बात करें तो सिलाना, तहसील राजाखेड़ा और जिला धौलपुर। गांव बोरकुंडा, तहसील कुसखेड़ा और जिले की मैं बात करूं तो बांसवाड़ा। और इधर हम देखें तो जिला जैसलमेर, तहसील सम, गांव हमारा आ गया कटरा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जल्दी आपका तीसरा पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।